16 अक्टूबर साल 1957 जगह थी ब्राजील का साओ फ्रांसिस्को दी सेल्स। 23 साल के एंटोनियो विलास बोआस अपने खेत में काम कर रहे थे। उस रोज दिन की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने रात के समय खेत में काम करना ज्यादा सही समझा, लेकिन उनका ये फैसला उन पर कितना भारी पड़ने वाला था ये कोई सोच भी नहीं सकता था। आधी रात के समय अचानक से उनका खेत लाल रंग की रोशनी से भर गया। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो वो एक पल के लिए दंग रह गए। रात के आसमान में उन्हें एक लाल रंग का तारा जगमगाते हुए दिख रहा था। एंटोनियो की आंखें उस तारे की ओर लगातार देख रही थी। अगले ही पल उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके और तारे के बीच की डिस्टेंस लगातार कम हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो तारा जमीन पर उतरने ही वाला है और उनके पास ही आ रहा है। उस समय एंटोनियो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो चीज जिसे वो तारा समझ रहे हैं वो असल में एलियन का यूएफओ था और अगले कुछ घंटों में उनके साथ वो होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आगे एंटोनियो के साथ ऐसा क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आधुनिक दुनिया में एलियन अबडक्शन यानी कि एलियंस के द्वारा किडनैप कर लिए जाने की पहली घटना थी, जिसे पूरी दुनिया में कवर किया गया था और जो आज भी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य छिपाए हुए हैं। अपने खेत में खड़े एंटोनियो विलास बोआस उस रेड स्टार को बहुत गौर से देख रहे थे। देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आने लगा और बोआस ने पाया कि ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक सर्कुलर शेप का उड़ने वाला ऑब्जेक्ट है, जिसके नीचे की ओर एक रेड लाइट लगी हुई है और ऊपर की ओर एक टावर जैसा कुछ है जो तेजी से घूम रहा है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जमीन के करीब पहुंचा तो उसमें से 3 पैर निकले जिनके बल पर वो जमीन पर लैंड हो गया। एंटोनियो ये सब देखकर इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने उसी समय वहां से भागने का फैसला कर लिया। वो अपने ट्रैक्टर पर बैठे और फुल स्पीड में वहां से जाने लगे। हालांकि कुछ मीटर्स के सफर के बाद ही उनकी ट्रैक्टर्स की लाइट जलना बंद हो गई और फिर ट्रैक्टर ने भी जैसे आगे जाने से मना कर दिया। एंटोनियो ट्रैक्टर से उतरे और अपने पैरों पर ही वहां से भागने लगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और पकड़े गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें वहां पर एक अजीब सा जीव नजर आया। एंटोनियो के अनुसार वो दिखने में काफी हद तक इंसान की तरह ही लग रहे थे। उनकी हाइट कुछ 5 फीट रही होगी और उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और सर पर हेलमेट लगाया हुआ था। उसकी आंखें इंसानों के कंपैरिजन में काफी छोटी थी और उनका कलर ब्लू कलर का था। एंटोनियो ने बताया कि वो ऐसे साउंड्स निकाल रहे थे जैसे कि कोई कुत्ता भौंक रहा हो। इतने में 3 और वैसे ही दिखने वाले लोग वहां पर आ गए और वो चारों मिलकर एंटोनियो को अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर खींच कर ले गए। स्पेसक्राफ्ट के अंदर ले जाकर उन्होंने एंटोनियो के सारे कपड़े अलग कर दिए और उसकी बॉडी पर एक अजीब सा जेल लगाने लगे। जेल लगाने के बाद वो एक रास्ते से एंटोनियो को एक दूसरे कमरे में लेके गए जहां पर उन्होंने उसकी चीन से ब्लड को निकाला जैसे कि वो उसके ब्लड का सैंपल ले रहे हो। इसके कुछ समय बाद उन्हें उस रूम से निकालकर एक और रूम में ले जाया गया जो सेमी सर्कल शेप का था। इस रूम में उन्हें करीब आधे घंटे के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। एंटोनियो का कहना था कि उन एलियंस ने रूम में कोई अजीब सी गैस छोड़ी थी जिसके कारण उन्हें बहुत घुटन सी हो रही थी और वो बीमार भी हो रहे थे। आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और बाहर से एक फीमेल एलियन अंदर आई। वो फीमेल एलियन भी बिल्कुल दूसरे एलियंस की तरह ही थी, मतलब उसकी हाइट भी करीब 5 फुट की ही थी। एंटोनियो ने बताया कि उसका चेहरा काफी लंबा था और बाल व्हाइट कलर के थे। उसकी आंखें कैट की तरह बिल्कुल छोटी छोटी और ब्लू कलर की थी। वो फीमेल एलियन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, पर उसे वहां पर एक मिशन के तहत भेजा गया था। वो एंटोनियो के पास आई और उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। एंटोनियो ने बताया कि वो एलियन उन्हें बार बार उनकी चीन के एरिया में काटने की कोशिश कर रही थी, जो काफी अजीब था। जब उनका काम खत्म हो गया तो उस एलियन ने एंटोनियो की तरफ देखकर स्माइल किया और अपने पेट पर हाथ रखकर ऊपर की ओर इशारा किया, जैसे कि वो कह रही हो कि अब वो अंतरिक्ष में एंटोनियो के बेटे को जन्म देगी और उसको बड़ा करेगी। इसके बाद
बाकी के एलियंस भी वहां पर आ गए और वो सभी लोग एंटोनियो को वहां से ले जाकर अपने स्पेसशिप की सैर कराने लगे। एंटोनियो को उसके कपड़े भी वापस दे दिए गए थे। एंटोनियो ने उनकी स्पेसशिप से क्लॉक जैसा डिवाइस चुराने की कोशिश की जिसे वो बाद में अपनी यात्रा के प्रूफ के तौर पर दिखा सके, लेकिन वो अपने इस मकसद में पकड़े गए और एलियंस ने उनसे वो डिवाइस वापस ले लिया। इसके बाद एंटोनियो को स्पेसक्राफ्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो स्पेसक्राफ्ट आसमान में ऊपर की ओर चला गया। अब इस घटना के बाद एंटोनियो जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 4 घंटे बीत चुके हैं। उनके अनुसार वो इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे थे और उन्हें चक्कर भी आ रहे थे। उन्होंने इस घटना के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताया, लेकिन उनके बातों पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जोस मार्टिन्स नाम के एक जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया। जोस मार्टिन्स ने उनके क्लेम्स को काफी बड़ी न्यूज समझते हुए न्यूज़पेपर में एक एड पब्लिश कराया जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की जिनके साथ भी एंटोनियो जैसा कुछ हुआ हो। अब उन्हें ऐसा कोई तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, एड को देखकर ब्राजील के नेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर ओलावो फोंटेस ने उनकी मदद करने का फैसला किया। डॉक्टर फोंटेस अमेरिका के एक यूएफओ रिसर्च ग्रुप APRO के कांटेक्ट में थे। फोंटेस ने जब एंटोनियो की बॉडी को एग्जामाइन किया तब उन्हें उनकी बॉडी पर रेडिएशन का काफी असर देखने को मिला। एंटोनियो शिकायत कर रहे थे कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बीमार महसूस कर रहे थे। उन्हें हमेशा चक्कर आते रहते थे, भूख भी कम हो चुकी थी और उनकी आंखों में भी अजीब सी जलन होती थी। उनके पूरे शरीर पर रेड कलर के कई सारे निशान थे जिन्हें छूने पर उन्हें काफी दर्द होता था। ये सारे सिम्टम्स रेडिएशन के एक्सपोजर की ओर साफ साफ इशारा कर रहे थे और ज्यादातर लोग उनकी इस कहानी को बिल्कुल सच मान रहे थे। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि उस समय लोगों ने एंटोनियो की स्टोरी पर कोई भी सवाल नहीं उठाया? इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि एंटोनियो एक किसान थे। वो ब्राजील के एक ऐसे इलाके से आते थे जो काफी अंडर डेवलप्ड था। एक किसान होने के कारण लोग उन्हें ना सिर्फ कम पढ़ा लिखा समझ रहे थे बल्कि लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ थी। हालांकि उनकी बाद की जिंदगी इन बातों से बिल्कुल ऑपोजिट थी। एंटोनियो बाद में एक लॉयर बने, उनकी शादी हुई और उनके 4 बच्चे भी थे। लेकिन उन्होंने जो क्लेम्स किए थे वो जिंदगी भर उन क्लेम्स पर कायम रहे और एक भी बार उनसे पीछे नहीं हटे। साल 1991 में उनकी मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूं पीटर रॉजरसन के बारे में। ये वो इंसान थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक एंटोनियो विलास बोआस के केस के बारे में रिसर्च की थी। रॉजरसन कहते हैं कि बेशक एंटोनियो एक किसान थे, लेकिन अगर वो बाद में एक लॉयर बने तो वो अनपढ़ तो नहीं थे। सेकेंडली, भले ही वो एक अंडर डेवलप्ड इलाके में रहते थे, लेकिन उनके पास एक ट्रैक्टर था। मतलब वो इतने भी गरीब परिवार से नहीं थे। इट मीन्स कि हम उनकी बातों को सिर्फ सिंपैथी देकर सच नहीं मान सकते हैं। एंटोनियो का केस पहली बार फरवरी 1958 में मीडिया में आया था और ये साल 1962 तक ब्राजील की कई नेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छाया रहा। रॉजरसन ने बताया कि एंटोनियो की कहानी के कई हिस्से पॉलिश अमेरिकन ऑथर जॉर्ज एडम्स की लिखी हुई स्टोरीज से मेल खाते हैं, जैसे मानो उन्होंने उन्हें वहां से पढ़कर सुना दिए हो। रॉजरसन इस बात पर भी काफी हैरान थे कि एंटोनियो को उस दिन की हर एक बात इतनी डिटेल में कैसे याद है। ऐसे केसेस में लोगों को हिप्नोटाइज करके बातें याद दिलाई जाती है, लेकिन एंटोनियो को बिना हिप्नोटाइज किए ही सारी बातें याद थी। तो क्या एलियंस के द्वारा एंटोनियो को किडनैप करना और उनके साथ स्पेसशिप में हुई सारी चीजें महज एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर ये कोई सच्ची घटना थी? उस रात एंटोनियो के साथ क्या हुआ था, ये बातें आज भी सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है जिसे कभी भी नहीं सुलझाया जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी थी या फिर एंटोनियो बिल्कुल सच कह रहे थे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह स्पेस लवर हो और आपको भी स्पेस वाले टी-शर्ट्स काफी ज्यादा पसंद है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर जाओ और अपने मनपसंद के स्पेस गुडीज जाके परचेस करो। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर जाओ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी से जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।